हेलो स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और पहले मैं मान के चल रहा हूं कि 1 to 8 जो YouTube पे वीडियो है वो आप लोग देख के नोट कर लिए होंगे। नोट्स बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नोट्स अगर बनाइए बार बार रिवीजन के लिए वीडियो देख पाना पॉसिबल नहीं है, तो नोट्स बनाते जाइए। अब 9th और 10th वीडियो आपके ऐप पे है, इनको भी आप नोट कर दें और तभी इस 11th लेक्चर को अटेंड करें, क्योंकि दिमाग में एक साथ सारा चीज बैठना जरूरी है। और याद रहे नोट करते जाइएगा, क्योंकि टेक्निकली कुछ कारण से सारा वीडियो ऐप पे रहेगा नहीं। अब हो सकता है 1-2 दिन के बाद 9th डिलीट हो जाए, तो कोई भी वीडियो 1 या 2 या 3 दिन के लिए हम उसको रख देंगे ऐप पे, इसीलिए नोट करते जाइएगा। 2 या 3 दिन का आपको समय मिलेगा, उसको नोट करिएगा। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, सारा वीडियो नहीं रख सकते। अब लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे भाई, F बराबर QE मंत्र दिए थे कि चार्ज, अब उस चार्ज को आप Q से डिनोट कर सकते हैं, अभी स्मॉल q से। चार्ज पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेते हैं पॉइंट सोर्स चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज, नन्ना मुन्ना चार्ज, अगर कोई टेस्ट चार्ज आ जाएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा F बराबर QE। तो ये मंत्र था कि पॉइंट या अभी बोले सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है F बराबर QE। इस पे एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। फाइंड एंगल थीटा एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म याद है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताए थे कि हर जगह उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हर पॉइंट पे E है, मतलब E अगर आप मान लीजिए 100 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम है तो हर जगह 100 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक दीवार है, एक दीवार है और यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक दीवार है, पहले क्वेश्चन को समझिए। अब काठी में धागा, धागा में बॉल, काठी दीवार के ऊपर एक काठी में धागा, धागा में एक बॉल है फंसा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही इस बॉल का मास मान लीजिए m है और इस पे चार्ज हम q दे दिए, जैसे ही हम चार्ज q देंगे इसके ऊपर फोर्स लगेगा F बराबर QE और ये दीवार से थोड़ा दूर भागेगा और इक्विलिब्रियम पे स्थिर हो जाएगा। मतलब क्या, क्वेश्चन अभी समझा रहे हैं, आंसर नहीं। ये आपका मान लीजिए वॉल है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा, चलिए ठीक है, और यहां पे ऐसे, ये क्वेश्चन है भी है ऐसे। अब ये एंगल मान लीजिए थीटा पे आके ये रुक गया, ये काठी हो गया, ये दीवार हो गया, वॉल हो गया, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है और इसका मास m दिया हुआ है, चार्ज q दिया हुआ है। तो बॉल का मास m है और इस बॉल के ऊपर चार्ज q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो कितना चीज दिया हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है, मास m, चार्ज q और इलेक्ट्रिक फील्ड E। और धागा में, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या होगा और ये एंगल थीटा क्या होगा, ये 2 चीज निकालना है। 3 चीज दिया हुआ है, 2 चीज निकालना है। तो कॉमन सेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये ऐसे होता, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किए मान लीजिए लैब में, तो ये अपने आप रिपेल होकर थोड़ा आगे आके इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन को समझ लें और अपना थोड़ा थिंकिंग कर ले। अब कॉमन सेंस है कि फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अलग ही से बनाते हैं। ये तो आपका वॉल हो गया, अब यहां पे बॉल ऐसे आ गया। अब mg कहां लगेगा, नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg है वो कहां लगेगा, नीचे, और टेंशन हमेशा बॉडी से दूर भागता है। तो इस धागा में टेंशन ऐसे आ जाएगा, 11th में हम लोग पढ़े थे ना, टेंशन अवे। अब ये एंगल थीटा भी निकालना है। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और चार्ज Q है, तो F बराबर QE। अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बताए थे ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो जी अगर फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स भी इधर ही होगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम फोर्स है, F बराबर QE इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब ये जो बॉल है इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, 3 फोर्स, mg नीचे, टेंशन इधर और F बराबर QE इधर। अब बहुत सिंपल, ये थीटा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है ये। अब आप कंपोनेंट तोड़िए। अब सबको पता है कंपोनेंट, जब टेंशन का कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये पूरा इक्विलिब्रियम में आ गया है, स्थिर हो गया है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब स्थिर है, तो अब यहां पे इक्विलिब्रियम हो गया, तो थीटा के साइड क्या होगा, टी कॉस थीटा। बहुत धीरे धीरे आराम से बता रहे हैं। अब थीटा के दूसरे साइड क्या होगा, टी साइन थीटा। तो यहाँ टेंशन का क्या तोड़ दिए, कंपोनेंट, थीटा के साइड कॉस थीटा, थीटा के दूसरे साइड साइन थीटा। अब इक्विलिब्रियम पे है, तो आप इक्विलिब्रियम पे जानते हैं इधर वाला फोर्स इधर को बैलेंस कर रहा होगा, काउंटर बैलेंस, और इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, पहले ही बताया हुआ है। तो कॉमन सेंस है कि टी साइन थीटा जो टेंशन का कंपोनेंट है वो किसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, QE को, और जो टी कॉस थीटा जो ऊपर वाला फोर्स है, नीचे वाले फोर्स mg को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, और तभी ये बॉल इक्विलिब्रियम में होगा, स्थिर होगा, ठीक है, रेस्ट पे होगा। ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दे बोथ साइड, बोथ, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। मतलब स्क्वायरिंग कर दो पहले और फिर ऐड कर दो, तो टी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे, सारा बच्चा समझ रहा होगा, ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, वो गायब हो जाएगा, पढ़े ना 10th स्टैंडर्ड में। और यहां पे आपका हो गया QE का होल स्क्वायर RHS में प्लस mg का स्क्वायर, और इधर वाला टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैं टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का टी टेंशन का जो वैल्यू है वो आ गया, ये स्क्वायर को इधर फेंक देते हैं तो रूट हो गया, Q स्क्वायर E स्क्वायर प्लस M स्क्वायर G स्क्वायर, ये आपका टेंशन का आंसर आ गया। अगर इन दोनों को डिवाइडिंग कर दें, अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइडिंग कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टी कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, और ये आपका हो जाएगा QE बाई mg। तो यहाँ पे थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, सबको मालूम है, tan को उधर करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, 11th में बहुत बार किए हम लोग tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा QE बाई mg, वेरी सिंपल। तो इससे देखिए कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ, आपके दिमाग में बैठा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किए, इस बॉल पे चार्ज Q के कारण फोर्स लगा F बराबर QE, और ये फोर्स के कारण थोड़ा दूर जाके थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो इस फॉर्मूला का जो यूज है अभी आपको दिमाग में आया होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं ताकि आपके दिमाग में ये जो फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है F बराबर QE, ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है F बराबर QE। एक बार पॉज करके आप इसको नोट करें। An electron is fired horizontally in vertically
तो एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है, फायर्ड हॉरिजॉन्टली फेंका गया है इन अ वर्टिकली डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब कि ई दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्टिकली डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इफ द इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन को सिंबल ऐसे लिखते हैं ई माइनस, इफ द इलेक्ट्रॉन गोज अनडिविएटेड, बिना किसी मुड़ाव के, बिना किसी कर्व के, अनडिविएटेड मतलब सीधा निकल गया, अनडिविएटेड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा क्वेश्चन है, अब आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। अब इस क्वेश्चन को नोट करिए, नोट करते जाइएगा, उससे ब्रेन आपका ज्यादा काम करेगा और दिमाग में बैठना सारा बात जरूरी है, तभी आपका सोच उत्पन्न होगा ब्रेन में। और ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। सीक्वेंस में पढ़ाएंगे बहुत अच्छा से। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक इलेक्ट्रॉन है, मन में ऐसे सोचिए एक इलेक्ट्रॉन है और इसको हॉरिजॉन्टली फेंके, फायर किए मैंने फेंक दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हॉरिजॉन्टली हम लोग फेंके हैं, क्या चीज में, वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली फेंके हैं वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वही है, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अभी हम एरो नहीं दे रहे हैं, अभी आप लोग को सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर होगा कि नीचे से ऊपर की ओर होगा, ये अभी आप बताइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन अनडिविएटेड निकल गया, मतलब सीधा निकल गया। अब एक बात बताइए, हम लोग 11th में जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े कि उसमें कोई बॉल है और उस बॉल को जब हम लोग फेंके थे, यू स्पीड से ऐसे फेंकते थे, तो क्या होता था, वो प्रोजेक्टाइल पाराबोला में जाता था। पाराबोला में क्यों जाता था, क्योंकि mg नीचे लगता था, मतलब डिविएट हो जाता था। डिविएट माने मुड़ जाता था। यहां पे mg के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चीज को आप फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली भी, तो mg के कारण वो नीचे की ओर मुड़ जाता है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉमन सेंस है कि mg के कारण अगर इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे मुड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन में जाना चाहिए था, पैराबोलिक पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे डिविएशन नहीं हो रहा है, स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन एकदम स्ट्रेट निकल गया, स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट पाथ, अनडिविएटेड पाथ का मतलब वो स्ट्रेट पाथ में निकल गया। अब इसका मतलब स्ट्रेट कब जाएगा भाई, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ सोचिए, कोई चीज सीधा चलते ही रहेगा कब, मुड़ेगा नहीं, जब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। रुका हुआ चीज रुका रहेगा, सीधा चलता हुआ चीज सीधा चलते रहेगा, जब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर आएगा mg नीचे लगेगा और इस mg का कोशिश रहेगा कि इसको नीचे की ओर मोड़ दे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि मुड़ नहीं रहा, सीधा निकल रहा है। इसका मतलब कि जरूर ऊपर से भी कोई फोर्स लग रहा होगा इसके बराबर और दोनों काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, ताकि वाई डायरेक्शन में जब दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये तो सीधा ना निकल जाएगा। तो यहां पे जरूर इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर जरूर लग रहा होगा 100%, थिंक, सोचिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा F बराबर QE। और अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, E। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ना समझ बच्चे सोचते रहते हैं, थोड़ा सोचे, लास्ट क्लास में बताया कि जब मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, नेचर तो होता ही है चार्ज का, प्लस और माइनस। अभी अगर हम इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछे तो आप E ही बोलिएगा ना, ऐसे पूरा तो ठीक है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन अभी हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, हम इसी को ई लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो क्या हो गया, ई हो गया। अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, अब बताइए फोर्स गारंटी सोच लिए कि ऊपर लग रहा होगा, तो फील्ड कहां होगा, ऊपर कि नीचे, फील्ड जरूर नीचे होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर कहां होना चाहिए, नीचे। कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट क्लास में बताए थे कि नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और ये हम लोग जान गए कि जरूर यहां इस केस में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा कहां होगा, ऊपर होगा।
तभी ना वो mg को कैंसिल करेगा और सीधा निकल जाएगा। तो फोर्स ऊपर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जरूर फील्ड कहाँ होना है, नीचे। अब जैसे हम आपसे पूछे लास्ट क्लास में बताए थे ये बात कि मान लीजिए हम ऐसे दे दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं, चलिए ऐसे कर दिए। अब मान लीजिए हम बोलते हैं ये चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब हम लास्ट क्लास में अगर आपको बोलते हैं कि फील्ड इधर है, तो बताइए हम बोलते फोर्स कहाँ होगा बताओ, तो आप फट से बता देते फोर्स अपोजिट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम यही बोल देते हैं, दो चीज बताते कि नेगेटिव चार्ज है और फोर्स इधर है, अब आपसे पूछते फील्ड किधर है, तो आप बोलते अच्छा फोर्स इधर है तो फील्ड इधर होगा अपोजिट। तो ऐसे तो आप ब्रेन लगा ही सकते हैं। तो ये भी आपका धीरे धीरे समझाया जा रहा है, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए इसमें अगर ये सीधा जा रहा है तो 100% जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जरूर कैंसिल हो गया होगा वाई डायरेक्शन में। अच्छा सोचिए ना, अगर ये दोनों बैलेंस नहीं करता, अगर mg बड़ा हो जाएगा इससे तो ये ऐसे जाएगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा क्यू ई बड़ा होगा अगर बाई द वे mg से, तो फिर ये नेट फोर्स ऊपर हो जाएगा अगर ई बड़ा है तो, और फिर ऐसे चल जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए। तो यहां से हम लोग का F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई बराबर mg, तो E बराबर आपका आ गया mg बाई ई। तो ये फेमस क्वेश्चन था, इससे भी आपका दिमाग खुला होगा कि मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया mg बाई ई एंड डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो लॉजिक है, करिए सोचिए, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले एक बार इसको नोट करिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है, अब कुछ समझना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को याद कीजिए, कूलम फोर्स को लिखे थे वेक्टर फॉर्म में, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा आप, कूलम्स लॉ के बाद वाला, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूट्यूब पे डाले थे। तो कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to point source charge। ऐसे भी सब जानता है कि जो कूलम्स लॉ पढ़े थे वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब पहले एक बात बताइए, आप क्या बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर कोई पॉइंट सोर्स चार्ज है, मान लीजिए Q पॉइंट सोर्स चार्ज, अब उस सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, R दूरी पे एक पॉइंट है P, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? K Q बाई R स्क्वायर। K क्या था? कूलम कांस्टेंट। अभी देखिए जल्दी याद होता है ऐसे बोलने में, K Q बाई R स्क्वायर, लेकिन आप हमेशा मन में रखिए कि K क्या है भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, जो कि सिलेबस में है। तो याद रखिएगा मॉड यहाँ पे है क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसका निकालने का फॉर्मूला हो गया K Q बाई R स्क्वायर। लास्ट क्लास में ये हो चुका है, इसमें दो को एग्जांपल भी दिए थे। और यही अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एक्सिस है, आई वाई एक्सिस है। क्वेश्चन को सुनिएगा और लिख के दिखाना, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं, बस लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मैग्नीट्यूड तो परसों पढ़ लिया हम लोग लास्ट क्लास में, अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन क्या है ना कि मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है,
सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज Q, इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से जो दूरी है वो आपको दिया हुआ है RQ, ठीक है, ऐसे लिख दिया RQ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q, ओरिजिन से दूरी। और यहां पे वो पॉइंट है P, और P का पोजीशन वेक्टर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है RP, ठीक है। अब यहां टोटल कितना चीज दिया हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, RP दिया हुआ है, RQ दिया हुआ है। याद रखे, पहले सुने क्वेश्चन को, कब क्वेश्चन में क्या न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। अब सीधे Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे KQ/R²। लेकिन अगर न्यूमेरिकल पोजीशन वेक्टर में हुआ जिसमें सिर्फ 3 चीज देगा, Q का पोजीशन वेक्टर RQ, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर और Q का वैल्यू, Q 3 चीज देगा। अब बोलेगा लिख के दिखाओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले Q पे आप बैठ जाए और P को जोड़ दें, तीर बनाइए ठीक से। अब E क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, ये सब खूब पढ़े 11th में हम लोग, ठीक है, पोजीशन ऑफ P। तो इसको हम लोग सिंपल हम लोग लिखते हैं, क्या है भाई, RPQ सिखाए थे, P का पोजीशन Q पे बैठ गया। जैसे पहले P को देखिए, अगर आप ओरिजिन पे पहले बैठ जाइए, ओरिजिन पे बैठ के P को देखिएगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, RP, तो वो तो दिया हुआ है। लेकिन अगर P को आप Q पे बैठ के देखिएगा तब उसका भाई दूरी जो होगा उसको क्या बोलते हैं, RPQ। तो RPQ क्या हो गया भाई, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और लिखना है बहुत इजी है वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ P, पॉइंट P, क्योंकि P तो पॉइंट है ना बाबू, पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, पॉइंट चार्ज Q। चलिए ये तो हो गया। अब हम लिखते हैं भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मतलब क्या, पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज Q इज, अब डायरेक्ट लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड P पे Q के कारण, मतलब सिंपल आप E लिख सकते हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी वेक्टर मतलब यार रुक जाओ, तो उसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे, किसके कारण, Q के कारण। तो इसको क्या फॉर्मूला था, पहले मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, KQ/R², और यहाँ पे अभी दूरी क्या है Q और P के बीच में, उसको बोलते हैं RPQ। अब क्या बताए थे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपने से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें RPQ